आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद ना आपका हाल चाल ऊपर से नीचे ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा हम कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम बता देना क्या चाहते हैं आप सभी को कि एक खूबसूरत सी क्लास को ना और खूबसूरत बनाना है। इसके लिए आपकी प्यार की जरूरत है मेरे दोस्त, ठीक है। और इसके साइंस क्लासेस की खूबसूरती तो आप सब हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना सर कि आज हमारा जो क्लासेस है ना, उसमें आपको बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया जाता है ना, उसका आज हमारा साइंस को हम धुआं धुआं करेंगे, ठीक है। और हमने पिछले क्लास में मैथ को मैंने पूरा का पूरा फोड़ दिया था, तो जाकर के अगर आप मैथ वाले क्लासेस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, या फिर जाकर के यूट्यूब पे देख लेना ऑफिशियल मॉडल पेपर मैथ 2024 करके, तो आपको वो मिल जाएगा सर, ठीक है। बट आज हमारा साइंस का सही एनालिसिस और सही क्वेश्चन को सही आंसर हम आपको फोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मॉडल पेपर तो बहुत सारा, साइंस का मॉडल पेपर बहुत सारे टीचर करवा भी दिए हैं, ठीक है। बट ये हमारा जो एनालिसिस रहेगा, जो मेरा सॉल्यूशन रहेगा मेरे दोस्त, वो बिल्कुल ही यूनिक टाइप का रहेगा, ठीक है। बिल्कुल ही अलग रहेगा। ये बात आपको तब फील होगा जब आप इस क्लास को करोगे, ठीक है। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि ये मॉडल पेपर आप कहां से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहीं पे आपको ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर मॉडल पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी का लिंक होगा, उसे जाकर के ज्वाइन कर लेना, या फिर आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च करिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल। हमने क्या कहा, आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाकर के क्या सर्च करना है, टेलीग्राम में जाकर के आपको सर्च करना है संदीप कुमार ऑफिशियल, ठीक है। जैसा ही आप टेलीग्राम पे ना सर्च करोगे संदीप कुमार ऑफिशियल, तो मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। वहीं पे आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है सर, हाँ, जिसका आईडी है आपको संदीप, क्या है, संदीप, ठीक है, -1842, इसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बट आज की क्लास को क्या कर देते हैं सर, शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली बात है ना, किस क्लास से आपको दो सबसे बड़ा फायदा होगा। पहला फायदा क्या होगा कि आपको यह पता चलेगा कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। दूसरी बात आपको यह पता चलेगा कि एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, ठीक है। और तीसरा बात आपको यह पता करना है कि सबसे पहले आप अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठना है, और टोटल 80 को ऑब्जेक्टिव है ना, वो पूरा का पूरा हम फोड़ेंगे। तो अब आपको यह पता करना कि ये 80 ऑब्जेक्टिव में हम कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप एक साथ अपने कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा और पूरे का पूरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, और आप ये देखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। बट क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए मिशन 475+, ठीक है सर। आइएगा क्या कहता है आज की क्लास का पहला सवाल कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है। आओ सर, हमने क्या कहा, एक नंबर सवाल कहता है ना कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है क्या। हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास। देखो जैसे सवाल में बोलेगा वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, अगर बोलेगा वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, तो प्रधान अक्ष नहीं होगा, मुख्य फोकस नहीं होगा, आपको वक्रता त्रिज्या भी नहीं होगा, आपका गोलीय दर्पण का द्वारक होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जैसा ही आपको सवाल में बोलेगा वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास हमारा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, कहता है ना कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। सबसे पहले मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं, जरा नोट कर लेना कि एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है, अब आ जाना, और एक क्या होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब यहां से समझिएगा, अवतल दर्पण जो होता है ना, इसका फोकस क्या होता है, तो अवतल दर्पण का फोकस आपको ऋणात्मक होता है। हमने क्या कहा, अवतल दर्पण का फोकस नेगेटिव होता है, और हमारा उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है ना, वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हमने क्या कहा, अवतल दर्पण देखो ऐसे होता है सर, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये इधर आ जाता है, तो अवतल, एक सेकेंड सर, ऐसे होता है, ठीक है। तो एक्स डैश होता है, ठीक है, हाँ, बाई और बाई डैश, ठीक है।
है, हाँ तो यही होगा। हमने क्या कहा, हमने कहा ना कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमें बोला कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो जब बोलेगा कि फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है ना वो कैसा होता है, धनात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर सवाल क्या कहता है कि किस वर्ण का रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। देखो सर, मेरी बातों को दिल से समझना, हमें बोला है कि तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, मतलब किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होगा, तरंगदैर्घ्य उस रंग का सबसे बड़ा होगा जो सबसे कम विचलन करेगा। ठीक है, हमने क्या कहा, ये हमारा प्रिज्म है। ठीक है, और ये प्रिज्म से हमारा क्या होता है, तो यहां से हमारा जाता है श्वेत प्रकाश। ठीक है, और जब श्वेत प्रकाश जाता है ना तो इस प्रकार से विचलन करता है, तो सबसे ऊपर में होता है लाल रंग। हमने क्या कहा, सबसे ऊपर में होता है लाल रंग। ठीक है, तो लाल रंग सबसे कम विचलन करता है, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा होता है। और सबसे नीचे होता है आपको बैगनी रंग। ठीक है, तो बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलन करता है, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, हमने क्या कहा, तो आपसे दो चीज पूछेगा कि किस वर्ण का रंग, किस वर्ण मतलब किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा। जब बोलेगा सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य तो सबसे लाल होगा, जब बोलेगा सबसे कम तरंगदैर्घ्य, जब बोलेगा सबसे कम तरंगदैर्घ्य तो मार देना बैगनी, लेकिन सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य तो क्या मारेंगे, लाल मारेंगे। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर कितना, 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है। देखो, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना वो हमारा रेटिना पे बनाता है। ठीक है, कैसा बनाता है, रेटिना पे बनाता है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पे बनाता है, तो कैसा बनाता है, तो जब रेटिना पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है ना तो वो हमारा वास्तविक और क्या होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। हमने क्या कहा कि किसी भी वस्तु का, हमारा मानव नेत्र में जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाता है, रेटिना पे बनाता है, तो वो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा एवं क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा रेटिना हो जाएगा। आइएगा सवाल नंबर 5 की तरफ। क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। देखो सर, हमें बोला किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो सबसे पहले इस बात को नोट कर लेना कि सघन माध्यम में, किस माध्यम में, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, हमने क्या कहा, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल होती अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है, अब मेरी बातों को समझना सर। देखो, अब कहोगे सघन माध्यम क्या हुआ, तो पानी हमारा विरल माध्यम हो जाता है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल कम होगा। लोहा हमारा विरल माध्यम हो जाता है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल कम होगा। कांच भी हमारा विरले माध्यम में आता है, इसलिए इसका प्रकाश की चाल इसमें कम होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 6 की तरफ तो चढ़ो न जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, यानी कहने का सेंस है कि जिस इंसान के आंखों में होगा दूरदृष्टि दोष, वो इंसान किस वस्तु को देखेगा, तो जिस इंसान के आंख में होगा दूरदृष्टि दोष उसको खत्म करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमने क्या कहा, जिस इंसान के आंख में होगा दूरदृष्टि दोष तो उसका खत्म करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जब किसी इंसान को होगा दूरदृष्टि दोष ना, तो उस इंसान को दूर की वस्तु दिखाई देती है ना, देती है। हमने क्या कहा, जिस इंसान के आंख में होगा दूरदृष्टि दोष तो उस इंसान को दूर की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना कि जिस इंसान को होगा दूरदृष्टि दोष तो उस इंसान को दूर की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो हमें बोला है दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो दूरदृष्टि वाला दोष साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तु को, ना कि निकट की वस्तुओं को। यानी किस वस्तुओं को देख सकता है, तो दूर की वस्तुओं को देख सकता है। तो अगर आपसे पूछता कि दूरदृष्टि दोष को खत्म करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। ठीक है, चलिए अब आइएगा कितना नंबर सवाल होगा सर, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर सवाल का कहत है, बड़ा
बड़ा मस्त क्वेश्चन है सर, ठीक है। कहता है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। हमें क्या कहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। देखो सर, हमें सवाल बड़ा अच्छा बोला है। कहता है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, अभिसारी होगा, समांतर होगा, या फिर अपसारी होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सवाल की तारीफ में जितना कर दूंगा उतना कम पड़ जाएगा। हमें बोला कि एक अभिसारी किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। कौन दर्पण पर आपतित होती है, तो समतल दर्पण पर आपतित होती है। तो अपरावर्तित किरण पुंज क्या होगा, तो परावर्तित किरण पुंज समांतर होगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी, आओगे जी। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कहता यदि एक प्रिज्म से यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजर रहे हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा ना सर कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण पुंज गुजारे तो इसका क्या अर्थ है। अच्छा देखो सर, हमने क्या कहा, एक हमारा प्रिज्म है और ये प्रिज्म से हमने एक वर्ण का मतलब क्या कर रहे हैं, हम किरण गुजार रहे हैं। मतलब इसमें एक रंग का हमने क्या कर रहा है, किरण गुजार रहा है। जब हमने एक रंग का किरण गुजार रहा है ना, इसका मतलब हमारा ये अपवर्तन होगा, या फिर विचलन होगा, या फिर वर्ण विक्षेपण होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सर क्या होगा जरा बताओ ना। देखो, जब एक रंग का किरण पुंज गुजारेंगे ना, जब एक रंग का किरण पुंज गुजारेंगे ना, तो ये हमारा अपवर्तन नहीं होगा, विचलन नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, वर्ण विक्षेपण होगा। यानी 7 नंबर का सी होगा, 8 नंबर का क्या होगा, सी होगा। आइएगा सर 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है क्या। हमें बोला वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या फिर अनंत होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता। देखो सर, सबसे पहले तो हमको यह समझना है मेरे भाई कि उत्तल लेंस की वायु में शक्ति बोला, ठीक है। तो उत्तल लेंस का जो होता है ना, उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है, उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है ना, वो क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। और उत्तल लेंस का जो फोकस होता है ना, वो भी क्या होता है, धनात्मक होता है। तो हमसे क्या पूछा है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति, हमें बोला है वायु में शक्ति। तो जब भी बोला शक्ति तो हमारा उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है। इसका मतलब प्लस का मतलब धनात्मक, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगली सवाल की तरफ तो चढ़ो ना जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जल की एक गोलीय बिंदु से व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा। अच्छा देखो, आपतित किरण पर कितनी बार अपवर्तन होगा, आपतित किरण पर कितनी बार अपवर्तन होगा, तो आपतित किरण पर 2 बार अपवर्तन होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा अगले सवाल की तरफ बढ़िएगा। कहता है 11 नंबर क्वेश्चन क्या, कि स्विच लगाए जाते हैं किस तार में। हमें बोला है कि जो स्विच होता है ना, जो स्विच होता है वो किस तार में लगाया जाता है। तो हमारे घर में जो स्विच होता है ना, वो हमेशा जिंदगी में हमेशा किस तार में लगाया जाएगा, तो गर्म तार में लगाया जाता है। यानी कहने का सेंस है कि जो स्विच लगाया जाता है ना, वो लाल रंग के तार में लगाया जाता है, लाल रंग के तार में लगाया जाता है। तो कभी कभी आपसे भी पूछता कि स्विच लगाए जाते हैं किस तार के रंग में, तो स्विच लगाए जाते हैं लाल रंग के तार में, या फिर अगर लाल रंग का तार ऑप्शन में नहीं रहेगा तो गर्म तार रहेगा। तो हमें बोला है कि कौन सा तार में लगाया जाता है, तो गर्म तार में लगाया जाता है, ठीक है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हम जाएंगे घारा। कहता है जूल बट्टा कुलम्ब किसके बराबर होता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि वोल्ट बराबर होता है जूल बट्टा कुलम्ब। हमने क्या कहा, वोल्ट बराबर होता है जूल बट्टा कुलम्ब, ठीक है। यानी इसी को कह सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अब बट्टे में 1 कुलम्ब, ठीक है। यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा 13 नंबर। कहता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक का होबत है कि तुझे देख कर
जीता हूं मैं। आओ, हमने क्या कहा सर, कहता है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होगा, या फिर फैराडे होगा, या फिर वेबर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र, आंख को बंद करेंगे और खुली आंखों से देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आता है ना कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है। देखो सर, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है, तो विद्युत घंटी विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पे, या फिर चुंबकीय प्रभाव पे। तो विद्युत घंटी जो होता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। मैं तो कहूंगा ना सर कि ये क्वेश्चन हमको लगता है कि हम 7 बार से ज्यादा आपको बताए होंगे। ठीक है, तो प्लीज मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को आप सब क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 14 को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और जिनका सही जवाब रहेगा ना उनको पक्का हम अपनी साली से शादी करा देंगे। हाँ, अब इससे फायदा क्या चाहते हो मेरे साथी। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डायनमो बदलता है किसमें। हमने क्या बोला है कि डायनमो किसमें बदलता है, कहता है डायनमो बदलता है किसमें, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गलत बात। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सही बात। हाँ, हमने क्या कहा है कि डायनमो बदलता है किसमें, तो डायनमो बदलता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आइएगा 16 नंबर सवाल की तरफ। टोटल 80 क्वेश्चन को फोड़ना है। कहता है कि अपवर्तनांक का रंग निर्भर करना कहलाता है क्या। हमने क्या कहा कि अपवर्तनांक का रंग जो होता है वो निर्भर करना कहलाता है क्या। अपवर्तनांक का जो रंग होता है ना वो निर्भर करना किस पे कहलाता है, तो परिकिरणन पे नहीं होगा, अपवर्तन पे नहीं होगा, ये हमारा परावर्तन पे भी नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, वर्ण विक्षेपन के होगा। ठीक है, यानी अपवर्तनांक का रंग निर्भर करना क्या कहलाता है, तो वर्ण विक्षेपन कहलाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 17 नंबर की तरफ आइएगा। 17 में होगा खतरा, तनी संभल के चलिएगा क्योंकि हर रास्ते में कांटे होते हैं। ठीक है, कहता है एक मोटर कार के पचदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। देखो, पचदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु के तुल्य होता है, इनमें से कोई नहीं। देखो, इसका सवाल कहने का सेंस है ना, पचदर्शी मतलब एक मोटर कार मतलब से मान लो कि हम गाड़ी चला रहे हैं सर। ठीक है, तो जब हम गाड़ी चला रहे हैं ना तो हमारे बगल में एक आईना लगा होता है। इसका कहने का सेंस पता है, देखो साइंस की भाषा में नहीं समझोगे, साइंस रियल भाषा में समझोगे, और ओकरो से साइंस ना समझ में आए तो संदीप कुमार की भाषा में साइंस समझोगे आप। ठीक है, बोला है कि एक मोटर कार के पचदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है। देखो, हम मोटर चालक है, मान लो हम ड्राइवर हैं, तुमको हम घुमा रहे हैं अपने बैठा करके अपनी गाड़ी में। ठीक है, तो हमारे बगल में एक आईना लगा होता है इस टाइप, और वो आईना जो होता है वो पीछे वाले वस्तु को देखने के लिए होता है। तो उस आईना में कभी जाकर के अपना फेस को देखना ना, तो तुम्हारा इतने बड़ा थोपड़ा इतनी को दिखाई देगा। इसका मतलब कि उस आईने में बड़े बड़े वस्तु का छोटा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं जी, सवाल नंबर पे जरा आइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होगा क्या। देखो, हमें बोला है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है क्या, विद्युत वाहक बल से अधिक, या फिर विद्युत वाहक बल से दुगना, या फिर विद्युत वाहक बल से कम, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा रोमांटिक क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है सर। ठीक है, हमें क्या कहता है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर कहा जाता है क्या, विभवांतर हो जाता है क्या, तो विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाता है, विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ तो बढ़ो ना जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब, मध्य का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, ये बिंब का मतलब क्या होता है, बिंब का मतलब होता है वस्तु के लिए आवर्धन होगा। तो एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य, जब भी बोलेगा सर कि ध्रुव और फोकस, ध्रुव एवं फोकस के मध्य, ध्रुव एवं फोकस के मध्य, जैसे बोलेगा ध्रुव एवं फोकस के मध्य, तो आवर्धन हमेशा क्या होगा सर, 2 होगा। ठीक है, आवर्धन का मतलब मैग्निफिकेशन कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, आइएगा कितना नंबर क्वेश्चन, तो 20 नंबर सवाल क्या कहता है, 20 नंबर कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होता है। देखो, जीवाश्म ईंधन के जलने से
किनके ऑक्साइड उत्पन्न होता है? हमने क्या कहा, जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होता है? तो सल्फर का ऑक्साइड उत्पन्न होता है, सही बात। कार्बन का भी ऑक्साइड उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात। नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड उत्पन्न होता है, बिल्कुल राइट बात। यानी इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा 21 नंबर सवाल की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन कथित जहर वाला क्वेश्चन है जी, कि तुझे देख कर जीता हूं मैं। आओ, हमने क्या कहा सर, कि विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा? देखो यहां समझना, अगर हमसे पूछता ना कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा, अगर हमसे पूछता कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा, ठीक है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, ठीक है, सॉरी, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। लेकिन हमसे पूछा विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। हमने क्या कहा, अगर पूछता कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, लेकिन विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ तो बढ़ो न जी। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा मात्रक क्या होगा? देखो, जब भी क्वेश्चन में बोल दे कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा मात्रक, तो हमेशा क्या मारना, वेबर मारना, ना कि वाट मारना, ना कि जूल मारना, ना कि वोल्ट मारना, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 23 की तरफ। 23 नंबर सवाल कहत है ना कि समांग माध्यम में प्रकाश का गमन करता है, ठीक है। समांग माध्यम में प्रकाश कैसा गमन करता है मेरे दोस्त? प्रकाश जो होता है ना वो हमेशा, प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। तो समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है, तो वक्र रेखा में गलत बात, वृत्त रेखा में गलत बात, क्योंकि हमेशा सीधा में गमन करता है। अनिश्चित तरीके से गलत बात, हमेशा सरल रेखा सही बात, क्योंकि सरल का मतलब होता है सीधा रेखा, ठीक है। आओगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 24 की तरफ। 24 नंबर सवाल का कहत है, क्वेश्चन 24 कहता है ना कि यदि एक प्रिज्म में एक वर्णिक किरण गुजारे तो इसका नहीं होगा। क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। हमने नहीं होगा, रुक जाओ, वर्ण विक्षेपण मारना, ठीक है। हाँ, आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना सर, ये 25 नंबर की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है जरा देखिएगा। 25 नंबर सवाल कहता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है कितना? देखो सर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है 1.6 गुने 10 पे पावर कितना, -19 कूलम्ब, ठीक है। हमने क्या कहा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक जो ऋणावेश होता है वो कितना होता है, 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस कितना, 19 कूलम्ब, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? 25 नंबर तक सबको बुझा गया ना रे? हाँ, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 26 की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन का आता है ना कि कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, जैसी बोलेगा ना सर कि नीले को करेगा लाल, हमने क्या कहा, नीला को करेगा लाल। और जब कोई लिटमस नीला को करता है लाल, एक मतलब वो क्या कहलाता है, अम्ल। और अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है, वो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है। हमें यही बोला है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को करता है लाल, और जब नीला को करेगा लाल, एक मतलब वो कहलाएगा अम्ल, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम, यानी ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होती है? तो लोहे का जो संकेत होता है ना वो Fe होता है, ठीक है। और इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? तो लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। तो आप जरा बता दो कि लोहा का परमाणु भार क्या होगा, लोहा का परमाणु भार क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आइएगा क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आइएगा, कहता है सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? सल्फर परमाणु के 72 कक्षा में, सल्फर परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? सल्फर का मतलब कितना होता है सर? 16। सल्फर कितना नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है। सल्फर की परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 6। तो हमसे पूछा कि सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सल्फर परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी? 6 होगी, क्योंकि सबसे अंतिम में कितना है? 6 है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगली क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ो ना जी, बट ये बताना कि सबको बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 29 की तरफ। 29 नंबर सवाल क्या कहता है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया कहलाती है क्या? एल्युमिनियम पर
मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है, या फिर अस्मिर्दीकरण कहलाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे ही बोलेगा कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहलाते हैं? तो एनोडीकरण कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। कहता है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? देखो सर, हमें बोला है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है, तो CH4 नहीं होगा, C2H6 नहीं होगा, C3H8 नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा सर? C2H4 होगा। C2H4 है क्या? तो ये हमारा सर एल्कीन है। क्या हमारा है मेरे दोस्त? सॉरी, ये किस ग्रुप का है सर? मिथेन इथेन है। क्या है सर हमारा? ये हमारा इथेन है। किस ग्रुप का है? तो ये हमारा इथेन ग्रुप है, ठीक है। यानी हमारा ये इथेन का सूत्र है, ठीक है। और ये किस ग्रुप का है? तो ये हमारा एल्कीन ग्रुप का है, ठीक है। किस ग्रुप का है? तो ये हमारा एल्कीन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? एल्कीन ग्रुप का। एल्कीन ग्रुप का सूत्र क्या होता है? एल्कीन ग्रुप का सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n क्या होता है? CnH2n, ठीक है। आ जाइएगा। इसमें अगर कहेगा कि इसका संरचना सूत्र क्या होगा, तो एक कार्बन दो कार्बन। एल्कीन ग्रुप में हमेशा कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, यानी दो कार्बन। यानी कितना कार्बन? दो कार्बन। इसका मतलब इसमें कार्बन दो कर दो, ठीक है, और दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे एक कार्बन है, इसके साथ दो गो है, इसके साथ दो गो है, इसका मतलब ही दो गो इसको और चाहिए, एगो ऊपर एगो नीचे। ये कार्बन के साथ दो गो इसमें, इसका मतलब ही दो गो इसमें और चाहिए, ठीक है। अब देखो कि 4 हाइड्रोजन हो गया है कि नहीं हो गया, तो इसका संरचना सूत्र ऐसे बनेगा, ठीक है। आइएगा सर, कहता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? हमें बोला है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2 गलत बात, CaCO3 गलत बात, CaHCO3 का होल 2 गलत बात, हमारा CaCl2 होगा, ठीक है। विरंजक चूर्ण का मतलब क्या होगा? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaCl2। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होगा, हमने क्या कहा? आप जरा बताओ कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ तो चढ़ो ना जी। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है क्या? देखो सर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, जैसे समझ लो कि हमारा ये H+O2 है, ठीक है। अब ये जो भाग लिया है ना, तो भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जैसे ये बना है, तो बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, ठीक है। तो हमसे बोला कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, तो भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। कहता है टूथपेस्ट होता है क्या? टूथपेस्ट में क्या होता है सर? देखो, टूथपेस्ट हमारा कैसा होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हमसे बोला कि टूथपेस्ट होता है कैसा? टूथपेस्ट में क्या होता है? टूथपेस्ट क्षारीय होता है, टूथपेस्ट अम्लीय होता है, टूथपेस्ट उदासीन होता है, टूथपेस्ट हमारा ये सभी होता है। टूथपेस्ट मतलब मुंह धोने वाला जो टूथपेस्ट होता है ना, वो क्या होता है? क्षारीय होता है। टूथपेस्ट हमारा क्या होता है? क्षारीय होता है। हमने कहा टूथपेस्ट जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है? क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा, ठीक है। आइएगा, हमने क्या कहा सर? हमने कहा ना कि निम्नलिखित में कौन कार्बोऑक्जिलिक समूह है। हमें बोला कौन कार्बोऑक्जिलिक समूह है, तो आपको पता है सर कि किसको किससे हम संकेत करते हैं, ठीक है। तो हमारा कार्बोऑक्जिलिक समूह क्या हो जाएगा सर? आपको सी हो जाएगा, ठीक है। अगला आइएगा सर, कितना नंबर? 35 नंबर की तरफ आइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। अब बताओ सर कि किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। हमने क्या कहा? किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? CO2 के कारण गलत बात, COO के कारण गलत बात, SO2 के कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। कहता है निकेल की परमाणु संख्या कितनी है? निकेल को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं? Ni से लिखते हैं। निकेल की परमाणु संख्या कितनी है? तो निकेल का जो हमारा परमाणु संख्या होता है ना, निकेल का जो हमारा परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 28 नंबर में निकेल आता है, ठीक है। अगर आप एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जरा आप बता दो कि निकेल का परमाणु भार कितना होगा। हमने क्या कहा? आप जरा बताओ कि निकेल का परमाणु भार क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना प्लीज।
ठीक है, आइएगा 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा सर। ये तो कथी लंभर वाला क्वेश्चन है जी, सवाल बड़ी लंभर वाला सवाल है। ठीक है, जरा पेशेंस के साथ और समझदारी के साथ क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए 1 बिलियन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया है कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जल प्रणाली में बिलियन था कैसा? अच्छा, वो जल प्रणाली में बिलियन था, वो जल प्रणाली में फेरस सल्फेट होता है बिलियन। ठीक है, अगर रंग चेंज हो गया इसका मतलब क्या? फेरस सल्फेट है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा, कहता है क्या 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ का कि एथेनॉल को संद्रण H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? H2SO4 के साथ गर्म करने पर हमारा जो गैस बनेगी सर, हमारा वो हमेशा जो होगा वो हमारा एल्केन ग्रुप का गैस बनेगी। और एल्केन ग्रुप में हमारा ये नहीं आता है, एल्केन ग्रुप में हमारा ये नहीं आता है, एल्केन ग्रुप में हमारा C2H4 आता है। ठीक है, हाँ, एल्केन ग्रुप में ये आता है। क्यों? क्योंकि एल्केन ग्रुप का जो सूत्र होता है ना, वो हमारा होता है CnH2n होता है। ठीक है, अब देखो सर, कार्बन का दुगना, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इसका मतलब दुगना से 2 ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं होगा। ये देखो दुगना है। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अप्रूफ है? हमें बोला हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अप्रूफ है? तो हमारा गंधक का होगा, या फास्फोरस का होगा, या फिर सिलिकॉन का होगा, या फिर कार्बन का होगा। हमें बोला हीरा किसका अप्रूफ है? तो ये हमारा कार्बन का अप्रूफ है। ठीक है, आएगा क्वेश्चन नंबर कितना? 40 की तरफ। 40 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो लगभग 2 किलोमीटर तक इस तार को खींचा जा सकता है। कितना किलोमीटर मेरे दोस्त? तो लगभग 2 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर तक? लगभग 2 किलोमीटर तक इससे खींचा जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो एक बार जरा बताओ ना सर कि ये 40 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हो? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका 40 में 40 सही है? ठीक है, कितने ऐसे बच्चे जिनका 40 में 39 सही है? ठीक है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका 30 प्लस सही है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका हमारा 20 प्लस सही है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका 20 प्लस सही है? बाकी 20 से नीचे वाले बाकी कितने हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है, ताकि मैं देखूं सर कि आपके अंदर भी कितनी सी क्षमता है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 41 नंबर से 41 नंबर सवाल कथित जौहर वाला क्वेश्चन है। देखो ना, कहता है निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलेय है? अच्छा, हमें बोला है कि इनमें से कौन जल में विलेय है? तो बेंजीन नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, तो ये विलेय नहीं होगा। मिथेन विलेय नहीं होगा, क्योंकि मिथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है, ग्लूकोज विलेय नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज विलेय होगा। ठीक है, कहता है निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलेय है? तो जल में कौन विलेय है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और क्या? O6। ठीक है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो जल में विलेय है तो कौन है? ग्लूकोज हमारा विलेय है। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना हमारा 42 की तरफ। कहता है निम्न में कौन अम्लगम है? क्या है? अम्लगम है। ठीक है, हमें क्या बोला है सर? निम्न कौन अम्लगम है? तो सॉरी, अम्लगम है थोड़ा सा इसको मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, समझ लेना। लेकिन इसका Na से Hg इसका आंसर होगा। ठीक है, उसको मार देना 42 का। ठीक है भाई, हाँ माफ करना। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन क्या सर? अगला क्वेश्चन 43 नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, अच्छा, कहता है एथिलीन का यूआईपीएसी नेम क्या होगा? देखो, एथिलीन कहने का मतलब इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? एथीन होगा। ठीक है, क्या होगा? एथीन होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 नंबर सवाल क्या कहता है कि ब्यूटेनोन का अणुसूत्र इतना है तो इसका क्रियाशील मूलक किसका है? देखो, ब्यूटेनोन का अणुसूत्र इतना है, C4H8 और 0 यानी O है। ठीक है, तो इसका हमारा बोला क्रियाशील
समूह है किसका, एल्डिहाइड का, कीटोन का, या फिर एल्कोहल का, या फिर हमारा क्या है सर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 44 को पिंक बॉक्स में पिंक कर दो, ठीक है। हमने कहा क्या कि ब्यूटेनोन का अनुसूत्र है, तो ब्यूटेनोन का हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड, किस क्रियाशील मूलक का है, एल्डिहाइड का है, ठीक है। आइएगा, हमें क्या बोला है क्वेश्चन अगला, कहता है एल्काइन में दो कार्बन यौगिकों के बीच कितने बंध बनाते, देखो सर एल्काइन, एल्काइन मेरी बात को सुनो, एल्काइन, तो एल्काइन का मतलब होता है ना मेरे दोस्त, एल्काइन का मतलब देखो ये होता है, ठीक है। एल्काइन का मतलब होता है ना कि एल्काइन का जो सूत्र होता है वो हमारा, एल्काइन का जो सूत्र होता है ना, एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है ना मेरे दोस्त, एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है ना वो हमारा होता है CN और क्या होगा H2N-2 होता है, ठीक है। ये हमारा एल्काइन का सूत्र होता है, ठीक है। हमसे पूछा कि कितना सहसंयोजक बंध बनाता है, तो एल्काइन में कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हमने क्या कहा, एल्काइन ग्रुप में कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब को सर डबल बॉन्ड किस में बनाता है, तो डबल बॉन्ड जो है वो एल्किन ग्रुप में बनाता है, ठीक है। हाँ आइएगा, तो एल्काइन ग्रुप में कैसा बॉन्ड बनाता है, तो एल्काइन ग्रुप में आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जिसका जनरल सूत्र ये होता है, ठीक है। आइएगा 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करिएगा। कहता है सीने बार किस धातु का एक्स है। हमें बोला है कि सीने बार जो है ना वो किस धातु का एक्स है, हमारा मैग्नीशियम का है, एल्युमिनियम का है, या फिर Fe मतलब आयरन का है, या फिर हमारा क्या है सर, हमारा Hg का है, किसका है, तो ये हमारा जो है वो Hg का है, ठीक है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ तो आवो न जी। कहता है सल्फाइड एक्स का संदर्भ निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है। सल्फाइड एक्स का जो संदर्भ है वो किस विधि द्वारा होता है, हमारा दर्पण विधि द्वारा होता है, गलत बात। सल्फाइड एक्स का संदर्भ दर्पण विधि द्वारा नहीं होता, निस्तापन द्वारा होता है, गलत बात। हमारा हाथ के चुनकर होता है, गलत बात। हमारा फेंड प्लावन विधि द्वारा होता है, ठीक है। हमने क्या कहा, सल्फाइड एक्स का संदर्भ, जब भी बोलेगा कि सल्फाइड एक्स का संदर्भ तो हम मारेंगे फेंड प्लावन विधि। सल्फाइड एक्स का संदर्भ फेंड प्लावन विधि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 48 नंबर क्वेश्चन, कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर, किस पर, कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, या फिर ओजोन गैस मुक्त होती है, या फिर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, फिर हमारा क्या, इनमें से कोई नहीं। जब भी बोलेगा सर कि कैथोड पर, किस पर बोलेगा, कैथोड पर, तो कैथोड पर ना हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 49 की तरफ। 49 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक आधात्विक गुण है, मतलब किस में सबसे अधिक आधात्विक गुण है। देखो इनमें से कौन है जहां पे सबसे अधिक आधात्विक गुण है, तो हमारा Cl नहीं होगा, P नहीं होगा, S नहीं होगा, हमारा क्या होगा, N होगा, मतलब नाइट्रोजन होगा, ठीक है। आइएगा 50 नंबर की तरफ। कहता है नीला थोथा मतलब तुतिया का सूत्र, तो तुतिया का सूत्र होगा Na2CO3 × 10H2O, गलत बात। CuSO4 × 5H2O होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कहता है प्रदूषण मुक्त ऊर्जा कौन है। देखो वैसा ऊर्जा जो प्रदूषण नहीं देता है, हमने क्या कहा, वैसी ऊर्जा जो प्रदूषण नहीं देता है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा क्या है, तो पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है, सौर ऊर्जा बिल्कुल प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा बिल्कुल प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है, यानी हमारा क्या होगा, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आइएगा 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 अबंध है। अच्छा, कहता है कि निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 अबंध है। देखो सर सबसे पहले तो आप ये समझो कि 3 अबंध किस में होगा, तो 3 अबंध जो होगा ना वो एल्काइन ग्रुप में होगा, ठीक है, जिसका सूत्र क्या होनी चाहिए, तो CnH2n और माइनस में 2 होनी चाहिए। इसमें हमारा क्या होगा, 3 अबंध होगा, यानी हमारा कार्बन की वैल्यू दुगना से 2 कम। देखो कार्बन की वैल्यू दुगना से 2 ज्यादा है, 3 दूनी 6 और 6 2 8 है, इसका मतलब ये हमारा कार्बन पर त्रिबंध में नहीं होगा, ठीक है। दुगना से देखो, दुगना से 2 कम है, ये दुगना 3 दूनी 6 6 में से 2 कम है, देखो है ना। अगर n का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 6 में से 2 घटेगा तो कितना 4, यानी 3 और 4 है। इसका मतलब क्या है, इसमें हमारा त्रिबंध है। अब देखो सर ये दुगना से 2 ज्यादा है, इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा। ये देखो सर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ए भी नहीं होगा। अब देखो
अब देखो इसमें कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, कितना कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब सोचो यहाँ पे क्या 3 कार्बन है, यहाँ पे हमने क्या कहा कि कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। मान लो कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। ये वाला कार्बन को कितना चाहिए, तो 4 चाहिए, लेकिन 3 गो है तो एगो और इसको इधर दे दो। ये कार्बन के पास 4 गो चाहिए, 3 गो इधर है, एगो इधर, 4 गो हो गया। ये कार्बन के पास 4 गो चाहिए, 1 है, इसमें भी 3 और देना पड़ेगा। देखो सर ये पूरा संरचना क्या हो गया, फिक्स हो गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी क्या है, सही है। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 53 की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करिएगा। कहता है निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक कहने का मतलब है ना सर कि जैसा ही बोलेगा एरोमेटिक, एरोमेटिक जैसा ही बोलेगा एरोमेटिक, तो बिना सोचे बिना समझे किसको मार देना है, बिना सोचे बिना समझे किसको मार देना है, बेंजीन को मारना है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H कितना, 6 होता है। ठीक है, इसको जरा क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ तो आओ ना जी। 54 नंबर सवाल क्या कहता है, 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उच्च वसा अम्लीय के सोडियम लवण को क्या कहते हैं। उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण, देखो जैसे ही बोलेगा कि उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, तो साबुन कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, तो साबुन कहते हैं, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल नंबर 55 कहता है ना कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। ठीक है, क्या होता है, 2n², ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, कहता है कि साइट्रॉन का आकार क्या होता है। देखो सर 56 नंबर क्वेश्चन में बड़ा लफड़ा है सर। कहता है साइट्रॉन का आकार क्या होता है, ताराकार होता है, गोलाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, इनमें से कोई नहीं। जैसे हमसे बोला है साइट्रॉन का आकार, हमें बोला है कि साइट्रॉन का आकार कैसा होता है, तो साइट्रॉन का आकार होता है ताराकार। कैसा होता है मेरे दोस्त, तो ताराकार होता है। ठीक है, आप लोग जरा बताना कि अब तक आपको कितना क्वेश्चन सही कर पाए हो। सोचो मेरे दोस्त कि जब एक टीचर आपके लिए इतना मेहनत करता है तो आपका दायित्व क्या बनता है कि ऐसे ऐसे टीचर को सपोर्ट करना। और आप सबने जो सपोर्ट कर रहा है मेरे दोस्त को, मेरे लिए बहुत शोभनीय वाली बातें हैं। मैं हमेशा, मेरा कोशिश रहता है कि मैं आपको दिल पे राज करूं और आपके लिए कितना बेहतर कंटेंट लाऊं, आपके लिए इतना बेहतर क्वालिटी लाऊं कि सीधे आपके दिमाग में सिलेबस को ठोक दूं और सीधे आपका पेपर में सवाल का पूरा छप जाए। ये मेरा हमेशा से कोशिश रहता है और मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि मैं पढ़ाऊं वही जो आपका एग्जाम पूछता है, और आपका एग्जाम पूछत हुई है वही जो संदीप कुमार पढ़ावत हुई है। ठीक है, तो इसी के बात पर एक बार सेशन को लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के पास। ठीक है, आइएगा, हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना कि साइट्रॉन का आकार क्या होता है, ताराकार होता है। ठीक है, आइएगा 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है 57 नंबर सवाल, कहता है ना कि निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन है। देखो सर जैसा ही बोलेगा एक पादप हार्मोन, हमने क्या कहा, एक पादप हार्मोन जैसा ही बोलेगा ना सर, तो एक पादप हार्मोन हमारा होगा ऑक्सीटोसिन होगा। ठीक है, एक पादप हार्मोन क्या होगा, ऑक्सीटोसिन होगा, ना कि एथिलीन होगा, ना कि साइटोकाइनिन होगा, ना कि क्या होगा, ऑक्सिन होगा। ठीक है, एक पादप हार्मोन क्या होगा, ऑक्सीटोसिन होगा। ठीक है, अगला क्या कहता है 58 नंबर क्वेश्चन, कहता है यूरिया रक्त में कहां प्रवेश करता है। यूरिया जो है वो रक्त में कहां प्रवेश करता है, तो आकृत में प्रवेश करता है। ठीक है, हमने क्या कहा, यूरिया जो है वो रक्त में कहां प्रवेश करता है, तो आकृत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइएगा 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन किसी परिस्थांतरिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। इसमें कौन है जो किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है, तो इसमें तापमान नहीं, ये कवक होगा। ठीक है, क्या होगा, कवक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ना कि नर युग्मक एवं मदा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक और मदा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, नर युग्मक एवं मदा युग्मक के संयोजन से बीज बनता है, या फिर साइगोट बनता है, या जाइगोट बनता है, या फिर शुक्राणु बनता है, या फिर अंडाणु बनता है। कहता है नर युग्मक एवं मदा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट। हमने क्या कहा, नर युग्मक और मदा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, अगला आइएगा सर 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कहाँ। हमें बोला है कि पादप जो वो अपशिष्ट संचित रहते हैं कहाँ पे,
पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कहाँ पे, कोशिकीय रिक्तिकाओं में या फिर पत्तियों में या फिर छाल में या फिर ये सभी में। हमें बोला है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कहाँ, पादप अपशिष्ट जो कहाँ संचित रहते हैं, तो वो हमारा कोशिकीय रिक्तिकाएं में होता है, भी पत्तियों में भी होता है, छाल में भी होता है, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा। कहता है समान अनुथिलन, हमने क्या कहा है सर, कहता है क्या कि समान अनुशीथिलन रक्तदाब होता है कितना, तो 120 mmHg होता है। ठीक है, 120 mmHg होता है, नहीं ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ये बात तो आपको पता होगा सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी, थोड़ा पानी पीने दो ना। बट एक बार सर क्लास को ना शेयर करना तो बनता है सर, सेशन को बिजोड़ वाला लाइक करना तो बनता है सर, सेशन को मजेदार वाला क्या करना, आगे फैलाना तो बनता है सर। ठीक है, हाँ आ जाना। हमने क्या कहा कि मनुष्य बिजली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, क्या देखो सर, हमें बोला है कि मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। असमजात अंग, समजात अंग, अवशेषी अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। हमने क्या कहा सर कि मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद अंग है, क्या, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। इसकी तारीफ में क्या करूं सर, कहता है देखो अग्रपाद, असमजात अंग नहीं हुआ, ये हमारा क्या होगा, समजात अंग होगा। ठीक है, ऑप्शन इसको क्या मारना, बी मारिएगा। ठीक है, आइएगा अगला क्या कहता है 64 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल संवाहन, एमिनोल अम्ल संवाहन या फिर ऑक्सीजन संवाहन या फिर भोजन संवाहन। तो इसका जो सटीक और सही जवाब हो वो हमारा क्या होगा, भोजन संवाहन। ठीक है, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। कहता एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होता है, मतलब एक अच्छे सामान्य मनुष्य में कितने दांत होता है सर। ठीक है, तो हमारा क्या मारना है, 32 मारना है। कितना मारना है, 32 मारना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कहता है ना एंड्रोजन, क्या कहता है, एंड्रोजन क्या है। ठीक है, ये नर लिंग हार्मोन है, मदा लिंग हार्मोन है, पाचक रस है या फिर ये सभी होगा। तो इसमें जो हमारा सटीक जवाब होगा वो हमारा क्या होगा, नर युग्म हार्मोन है। क्या है, नर युग्म हार्मोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ जरा आइएगा। कहता है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां पे जानकारी क्या की जाती है, हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां पे जानकारी हासिल की जाती है तो वो होता है डेंड्राइट। क्या होता है मेरे दोस्त, वो डेंड्राइट होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्या कहता है 68 नंबर क्वेश्चन कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, तो अनुवांशिकता का सिद्धांत गेगर जॉन मंडल ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, और गेगर जॉन मंडल किस पौधे पे किया था, तो उन्होंने मटर के पौधे पे किया था सर। ठीक है, हाँ अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, तो गेगर जॉन मंडल किस पे किया था, तो हमारा मटर के पौधे पे किया था सर। ठीक है, हाँ आ जाना। अगला क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है किस पे, जल पर, सूरज की रोशनी पर या फिर क्लोरोफिल पर या फिर ये सभी पर। देखो सर, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 69 की सही जवाब बताऊं ना तो ये हमारा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है। अच्छा देखो, हमें बोला प्रकाश संश्लेषण किस पर निर्भर करती है, तो जल पर, क्लोरोफिल पर, सूर्य की प्रकाश, तीनों चार हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें बोला प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, तो हमारा क्या होगा, प्रकाश की रोशनी पर होगा। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है 70 नंबर सवाल, कहता है क्या कि गुर्दों में उत्पादित मूत्राशय में जाता है। हमें क्या बोला है, गुर्दे में उपस्थित मूत्राशय में जाता है किसके द्वारा, मूत्र मार्ग द्वारा, मूत्रवाहिनी द्वारा या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा क्या होगा, मूत्र मार्ग और क्या होगा, मूत्राशय, यानी मूत्र मार्ग और मूत्रवाहिनी यानी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कहता है रक्त क्या है,
हमसे क्या पूछा है सर कि रक्त क्या है, तो रक्त हमारा एक उत्तक है। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला कहता है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। हमें बोला है कि फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? पुंकेसर। क्या होगा हमारा सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी होगा, पुंकेसर। क्या होगा? पुंकेसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 73 नंबर, जरा आना, कहता है द रोइजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा? ये स्पीसीज जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हमारा होगा किसके द्वारा? गेगर जॉन मंडल ने होगा, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? ये हमारा होगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ठीक है। कहता मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत लगभग 7 से 8 मीटर का होता है, ठीक है। लगभग 7 से 8 मीटर का होता है, ठीक है। अगला क्या कहता है 75 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि निम्न में से कौन मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखो सर, मानव मदा जनन तंत्र का भाग गर्भाशय है, डिवाहनी है, अंडाशय है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं है, ठीक है। तो इसको मत मारना। अगला कहता है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? कौन सा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो वो मार देना मक्खी, ठीक है। आ जाइएगा सर। अगला क्या कहता है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाएं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में श्वेत रक्त की कोशिकाएं की जीवन अवधि कितना होता है? 12 से 20 दिन होता है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाएं की जीवन अवधि, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं की जीवन अवधि 12 से 20 दिन मारिएगा, ठीक है। अगला कहता है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफी किनके द्वारा लिखी गई है? प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अगला कहता है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? देखो सर, इसका जो हमारा वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा क्वेश्चन नंबर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखना। कहता है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है, ठीक है। ए होगा। कहता है पौधों में भोजन किस रूप से जमा होता है? पौधों में भोजन जो होता है वो किस रूप में जमा होता है? पौधों में जो भोजन जमा होता है वो किस रूप में जमा होता है? तो ग्लूकोज नहीं होगा सर, हमारा स्टार्च होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। बट आप ये बताइएगा कि कितने ऐसे बंदे हैं जिनका 80 में भी 80 सही है, क्योंकि क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है। और इस बात को आप श्योर हो जाइए कि आपका एग्जाम इसी टाइप का सवाल पूछेगा। कितने बंदे का 70 सही है? कितने बंदे का 60 प्लस सही है? 70 प्लस सही है, 60 प्लस सही है? कितने बंदे का 50 प्लस सही है? कितने बंदे का 40 प्लस सही है? कितने बंदे का 30 प्लस सही है? कितने बंदे का 20 प्लस सही है? कितने बंदे का 25 प्लस सही है? देखो, ये 80 क्वेश्चन में जिन बंदे का 40 प्लस सही है, इसका मतलब है कि आपका 40 नंबर पक्का हो गया, क्योंकि आपके एग्जाम में 80 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको 40 गो ऑब्जेक्टिव रंगना है। आपके एग्जाम में 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन इसमें आपको 40 को रंगना है, ठीक है। तो इसका मतलब जिनका 40 सही हुआ, मतलब वो समझ लीजिए कि आपका बिल्कुल 40 में 40 पक्का है ऑब्जेक्टिव में, साइंस में, ठीक है। आ जाना। बाकी आप अपना विचार को प्रकट कीजिएगा कि आपका कितना सही रहा। बाकी सबको दिल से थैंक यू, सभी को दिल से लव यू। मिलते हैं आप सबके बीच हम सुबह को 7 बजे आपकी एक सुंदर सी क्लास को और सुंदर बनाने के लिए। इस परिवार को सपोर्ट करो, प्यार करो, लाइक करो, शेयर करो, और जो मन है वो कर दो, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू।